Hello बच्चों. So congratulations to everyone who has cleared their 10th board exams and I think all of you have done really well. तो किसी को अगर थोड़ा सा भी अपने ऊपर डाउट हो रहा हो तो don't do that. ठीक है, don't doubt yourself and prepare well in 11th standard and then 12th standard and you'll be able to do great in your 12th exams as well as your of course 10वीं के बाद तो मैं सीधे 12वीं के बारे में बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा होगा कि अरे सर अभी तो छोड़ दो अभी तो जस्ट बोर्ड ख़त्म हुए आप फिर से बोर्ड की बात करने लगे. बट देन अगेन इफ़ यू आर एबल टू पुश हार्डर इन दिस ईयर 11th में यू विल बी एबल टू हैव अ प्रिटी स्मूथ 12th. ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि 11वीं अब मज़े करेंगे, 10वीं का क्लियर कर लिए अब 11वीं में मज़े करेंगे. इफ़ दैट हैपन्स 12th इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इट्स गोइंग टू बी अ ड्रैग बेसिकली. ठीक है, तो अभी जो काम हम कर रहे हैं उसे अच्छे से कर लो. 12th थोड़ा सा स्मूथ निकलेगी और 12th के बाद जब कॉलेज जाओगे यार कॉलेज में अलग ही लेवल होता है. ठीक है, बहुत मज़े होते हैं. अभी तो स्कूल के हैं, स्कूल में तो कुछ भी नहीं होता. ठीक, सो अगले 2 साल अच्छे से दे दो एंड यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर. गॉट इट. सो नाउ लेट्स गेट बैक अगेन टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग. ठीक है, हम आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे. वहाँ पे सॉल्युबिलिटी एक पर्टिकुलर पार्ट आया था और उस सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करते हुए वी डिस्कस्ड लैटिस एनर्जी एंड अनदर थिंग वाज दिस हाइड्रेशन और द सॉल्वेशन एनर्जी. तो लास्ट टाइम हमने सॉल्वेशन एनर्जी देखा था कि सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है. ठीक है, और वो किस तरीके से तुम उसको इमेजिन कर सकते हो. और अगर कहीं पे भी हाइड्रेशन हो रहा है या सॉल्वेशन हो रहा है तो एनर्जी विल बी रिलीज्ड ओवर देयर. ठीक है, तो पूरा प्रोसेस एक बार दोबारा से बोल देते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर तुमने कोई भी आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व किया मतलब किसी पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया तो पोलर सॉल्वेंट क्या करता है कि उसके आयंस को सपोज जो उसमें आयंस होते हैं उसके क्रिस्टल में उनको सराउंड कर लेता है. और ड्यू टू दिस सराउंडिंग, ठीक है, जो ये सराउंड करने की वजह से उससे एनर्जी निकलती है. दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज एबल टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन दोज. बॉन्ड क्या है ये, या ब्रेक द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन दी कैटायन एंड दी अनायन. कैटायन और अनायन, दो आयन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसको वो तोड़ सकता है. इस वजह से जो क्रिस्टल होता है वो टूट के बिखर जाता है आयन्स में एंड आयन्स कैन गेट डिजॉल्व्ड, सो कॉल्ड डिजॉल्व्ड इन दी लिक्विड. ठीक है, और वो लिक्विड के अंदर गायब हो जाता है. जैसे तो अगर नमक मिलाओगे तो नमक तुम ऐसे घोलते चले जाते हो. ठीक है, अगर तुम नमक घोलोगे तो क्या है, नमक इज़ NaCl है ना. अगर हम बिल्कुल प्योर उसमें देखें तो वो NaCl है. लेकिन जैसे ही हमने उसे घोलना शुरू किया तो वो Na+ और Cl- आयंस में टूट गया और ये सारे के सारे आयंस अब इनविजिबल हो गए. लाइक दे हैव बिकम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन इटसेल्फ, लाइक सॉल्वेंट इटसेल्फ, की वो उनके बीच के स्पेसेस में जाके बैठ गए हैं. एंड नाउ यू कैन नॉट सी एनी सॉल्ट देयर एनी मोर. ठीक है, सॉल्ट दिखता नहीं है फिर वहाँ पे. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोजन एनर्जी, देयर आर 3 फैक्टर्स मेनली. फर्स्ट इज योर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, ये इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं थोड़ा बहुत. ठीक है, मैंने उस दिन बताया था कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो लिक्विड उतने ही जल्दी किसी भी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर देगा. तो ये काम कैसे करता है इसको देखो. जैसे अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारा ये 2 प्लेट्स हैं. ठीक है, लेट्स से वी हैव दीज 2 प्लेट्स. ये बहुत थिन प्लेट्स हैं. हाँ, बहुत ही थिन प्लेट्स हैं. लेट्स से इतना ही थिन मान लेते हैं. चलो, ये थिन प्लेट्स है तुम्हारे पास. इस प्लेट को मैंने किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस प्लेट को मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया. तो हालांकि जो मैंने KQ1 Q2/r² बताया था वो एक पॉइंट चार्जेस के बीच में है. बट देयर विल बी सम चार्ज बिटवीन देम. देयर विल बी सम अट्रैक्शन बिटवीन देम. ये किधर अट्रैक्ट हो रहा होगा, इधर. इसको ब्लू से नहीं, ब्लैक से, रेड से नहीं, ब्लैक से बनाते हैं. ये किधर अट्रैक्ट हो रहा होगा, इधर है ना, और ये इधर अट्रैक्ट हो रहा होगा. ठीक है, अब एक जो चीज़ बताने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड में आएगा. तुम्हारे 12th की जो फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ पे आएगा. लेकिन उतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा. ठीक है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया. ठीक, अब यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं जैसे KQ1 Q2/r² जो हमने ये अट्रैक्शन या रिपल्शन वाला फोर्स की बात करती, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक
या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हमारा बात करते हैं, तो वो पॉइंट चार्जेस के बीच में होता है और वैक्यूम में होता है। तो अज्यूमिंग कि इनके बीच में वैक्यूम है ना, तो कुछ फोर्स F लग रहा होगा इनके बीच में। मान लो कि मैं एक ऐसा मटेरियल इनके बीच में डाल देता हूँ, ऐसा मटेरियल इनके बीच में डाल देता हूँ जो कि पोलराइज हो सकता है। जैसे वाटर है, वाटर भी पोलराइज हो सकता है, वैसे ही एक कोई मटेरियल मैं इनके बीच में डाल दूँ जो कि पोलराइज हो सकता है। तो अब तुम देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस मटेरियल के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस होंगे ये उनको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना। तो ये वाले फेस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, हाँ है ना। अब ये नेगेटिव प्लेट है, तो ये इस सब्सटेंस की इस फेस को कि पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको ले आएगा, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे सारे के सारे, हाँ है ना। क्लियर है। अब क्योंकि इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ है ना भाई। ये जो ग्रीन वाला मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ये पोलर है, इसके दो एंड्स, एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया। अब इसके बीच में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, क्योंकि इनके बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड था ही, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इनके बीच में आ गया तो क्या होगा, ये फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर एक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स तो करेंगे नहीं, ऐड तो होंगे नहीं, बेसिकली एक दूसरे को कम करेंगे। ये यूँ कह लो कि ये वाला फोर्स जो होगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, जो कि दोनों प्लेट्स के बीच में है, वो ज़्यादा होगा, और इसके बीच में जो होगा, मतलब इसके इस डायरेक्शन में कम होगा, है ना। तो अगर मैं इसको E1 मानता हूँ, कौन सा, जो ब्लू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये E1 है और जो ग्रीन वाला है वो E2 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E1 माइनस E2, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये वाला। ठीक है, मतलब तुम देख सकते हो कि इस पोलर सब्सटेंस को इस बीच में डाल के मैंने क्या कर दिया, मैंने इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर दिया। और अगर उसी को मैं फोर्स के टर्म्स में कहूँगा, तो इस सब्सटेंस को इन दो प्लेट्स के बीच में डालने की वजह से इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो डिक्रीज कर जाएगा, हाँ है ना। क्लियर होगी बात, सिंपल सी बात है। दोबारा से बोल रहा हूँ, दो प्लेट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन होगा, वो कितना भी हो सकता है। मैं क्वांटिटी या मैं उसकी वैल्यू की बात नहीं कर रहा, बट इट विल बी देयर, इट्स क्लियर, वी आर क्लियर अबाउट इट। देन देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब हमने कोई एक दूसरा सब्सटेंस इसके अंदर डाल दिया, तो क्या होगा, ये जो ग्रीन वाला है ना, ग्रीन वाला सब्सटेंस, इसकी ये वॉल जो होगी नेगेटिव हो जाएगी, ये वॉल पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा विच विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में दोनों में देयर विल बी क्या कहते, दीज आर ऑपोजिट, ठीक, दीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसी तरीके से अगर तुम देखो कि इनके बीच में फोर्स जो होगा वो भी कम हो चुका होगा। गॉट दिस, ठीक है। तो इसको बहुत बेसिक लेवल पे अगर मैं कहूँ, ये जो F है, ठीक है, F क्या होता है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R² होता है, ठीक है। मान लो ऐसे दो पॉइंट्स हैं, अगर मैं इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दूँ, ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F जो पहले था वो था K Q1 Q2 अपॉन R², जब ये था नहीं। अब जब मैंने ये डाल दिया तो नेट कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट R², ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये आता है 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R इंटू K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन R, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R²। मतलब पहले जो फोर्स था वो इतना था, ओरिजिनली इतना था। जब हमने ये डाल दिया, ये कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R इस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई एक सब्सटेंस डाल दिया, तो फोर्स जो हो गया वो टोटल ये हो गया। यहाँ पे जो एप्सिलॉन R तुम देख रहे हो, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सब्सटेंस,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि फोर्स कम करता है, यहाँ पर हमने एक लाइव एग्जांपल देखा और एक काइंड ऑफ एक लेवल तक कैलकुलेट कर लिया कि वो किस लेवल तक उसको डिक्रीज कर सकता है यार, ठीक है। तो इसमें लिखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट, यहाँ पे ऑफ अ सॉल्वेंट लिख लेना, इसमें लिखो when a substance with dielectric constant एप्सिलॉन आर, ये एप्सिलॉन होता है, ई नहीं है, ये एप्सिलॉन है, ठीक है। देखो when a substance of dielectric constant epsilon r is put between 2 point charges q1 q2 is put between 2 point charges q1 q2, the net force decreases to this, the net force decreases to this। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, ये जो पार्ट है इसको अगर तुम्हें लिखना हो तो बेटा इसमें मैं इसको आई एम नॉट डिक्टेटिंग, इसमें बस इतना ही है कि दो प्लेट्स थी जिन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, अभी हम उनके बीच में एफ फोर्स था और इवन इलेक्ट्रिक फील्ड था। जब हमने एक ग्रीन सा ऑब्जेक्ट इसमें डाल दिया, ग्रीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्रीन है, तुम लिखना मत कि ग्रीन है ना, एक ऑब्जेक्ट हमने डाल दिया जिसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया और इस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स डिक्रीज्ड, हेंस द नेट फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स डिक्रीज। तो ये सिर्फ उसको बताने के लिए था, ये लाइव एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो अभी नेट फोर्स कितना आ गया, एप्सिलॉन ये आ गया। अभी इसमें लिख लो एप्सिलॉन आर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, एप्सिलॉन आर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट which weakens the force between the oppositely charged ions, which weakens the force between the oppositely charged ions, ठीक है। तो अगर एप्सिलॉन आर बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर डिक्रीज होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर डिक्रीज होगा और 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर जो है वो इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज होता है तो जो फोर्स, भाई ये पहले था, अच्छा एक सेकंड रुको, मैंने कुछ गलती की है क्या, हाँ ये पहले था, ये बाद में है, तो ये चेंज, अच्छा ठीक है, बाद में वाला फोर्स है इतना है, ठीक है, दिस इज़ द फोर्स, और जो चेंज इन फोर्स है वो कितना है, के 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो चेंज इन फोर्स या डिक्रीज इन फोर्स कह लो, डिक्रीज इन फोर्स कितना है ये। तो अगर डिक्रीज इन फोर्स बढ़ रहा है, अगर फोर्स या यूँ कह लो कि फोर्स इज गेटिंग डिक्रीज, दैट इज़ अ बेटर वे ऑफ सेइंग इट। अगर फोर्स कम हो रहा है उनके बीच में तो इट इज़ ईजियर टू सेपरेट देम ना, उनको सेपरेट करना ईजियर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा वो किसी भी आयनिक सॉलिड के आयंस को आसानी से या उनके बीच के फोर्स को वीकन कर देगा। उस वीकनिंग की वजह से उनको सेपरेट करना आसान हो जाएगा, इस वजह से उनका हाइड्रेशन अच्छा होगा, ठीक है। या ये बेसिकली हाइड्रेशन का ही पार्ट है, तो हाइड्रेशन अच्छा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट अगर हाई है तो हाइड्रेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो लिखो इसमें अगर ये ज़्यादा है तो डिक्रीज इन फोर्स बिटवीन द आयंस इज़ हाई, अगर ये हाई है तो ये हाई हो जाएगा। देयरफॉर फोर्स बिटवीन द आयंस इन सॉल्वेटेड स्टेट, जब वो सॉल्वेट हो गए मतलब पानी में डाल दिए गए या किसी और लिक्विड में डाल दिए गए, तो उस वक्त उनके बीच में फोर्स क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। देयरफॉर जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इंक्रीज, या इट बिकेम ईजियर, ऐसे लिख सकते हो, इट बिकेम ईजियर टू सेपरेट दीज आयंस, इट बिकेम ईजियर टू सेपरेट दीज आयंस एंड दैट्स वाई जो हम लिख रहे हैं वो है, ठीक है। इट बिकेम ईजियर टू सेपरेट दीज आयंस, ठीक है। ये क्लियर होगी बात। तो दैट्स वाई हाइड्रेशन विल ऑलवेज बी मोर, हाइड्रेशन विल ऑलवेज बी मोर। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा इसमें एग्जांपल देखते हैं, वी हैव एन एग्जांपल ओवर हियर।
ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, लेट्स से तुम्हारे पास एक सॉल्वेंट A है, एक B है और एक C है और एक D है, मैं NaCl डिज़ोल्व कर रहा हूँ, तो NaCl प्लस A या B या C या D, मतलब 4 केसेस हो सकते हैं। इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 80 है, इसका 35 है, इसका 46 है और इसका 65 है। ठीक है, ये ध्यान रखना 80 जो होता है वाटर का होता है और वाटर का वन ऑफ द हाईएस्ट है। ठीक है, इसलिए H2O इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट्स फॉर डिज़ोल्विंग आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो अगर तुम देखो इसमें एप्सिलॉन R किसका सबसे ज़्यादा है, इसका सबसे ज़्यादा है, तो हाइड्रेशन इसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन जिसका ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। कैसे होगी वो देखेंगे बेटा। ठीक है, तो NaCl में सॉल्युबिलिटी, अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl की मैं बात करूँ, वो किस में ज़्यादा होगी, जिसका एप्सिलॉन R सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एप्सिलॉन R अगर ज़्यादा है तो हाइड्रेशन ज़्यादा है, अगर एप्सिलॉन R ज़्यादा है तो हाइड्रेशन ज़्यादा है। तो इस केस में हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा तो A सबसे ज़्यादा, फिर D सबसे ज़्यादा, फिर C सबसे ज़्यादा, फिर B सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है तुम्हारा सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन दीज सॉल्वेंट्स। गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट। इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा है भाई, है ना, ये पर्टिकुलर चीज़ एकदम से नहीं आएगी समझ में, क्योंकि तुम्हारा इसका बेस ही नहीं है। ठीक, बट जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही जान लो अभी के लिए। जब 12th में तुम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर देखोगे फिजिक्स में, तब तुम्हें समझ में आ जाएगी सब चीज़ें। ठीक, नाउ चार्ज ऑन द आयंस, सेकंड इज चार्ज ऑन द आयंस। अब ये चार्ज ऑन द आयंस का क्या फंडा है, देखो भाई, अगर चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है, जैसे मान लो M प्लस है और N नहीं, M डैश कर लेते हैं, M डैश 2 प्लस है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, किसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, हाइड्रेशन जो लैटिस एनर्जी होती है हमेशा दोनों की एक साथ बताई जाती है। क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ लैटिस विच कंटेन्स बोथ द आयन साइमल्टेनियसली, मतलब वो क्रिस्टल लैटिस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर, दोनों के दोनों की होने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी में क्या होता है कि वो एक इंडिविजुअल आयन के लिए भी कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे NaCl है तो Na प्लस का हाइड्रेशन अलग होगा, Cl माइनस का हाइड्रेशन अलग होगा। Na प्लस के लिए जो हाइड्रेशन Na प्लस के हाइड्रेशन से जो एनर्जी निकलेगी वो डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू Cl माइनस के हाइड्रेशन से जो एनर्जी निकलेगी। ये क्लियर है? ठीक है, क्लियर होगी ना ये बात। तो इसमें जब भी हम बात करेंगे तो हम दोनों को कंसिडर करते हुए करेंगे, ये आगे भी अभी काम आएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर मान लो M प्लस है और M2 प्लस है, M डैश 2 प्लस है, तो इसमें अगर मैं कोई सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट पार्टिकल्स डालता हूँ, तो इसमें और इसमें दोनों में से किस में ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ पाएंगे, या कितने, कौन सा ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर पाएगा? भाई जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है ना, जो चार्ज जिसके ऊपर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा आसानी से सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अपनी तरफ और खींच पाएगा, और जितने ज़्यादा पार्टिकल्स इसके अराउंड होंगे उतना ही ज़्यादा सॉल्वेशन या हाइड्रेशन होगा और उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है, ठीक है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द आयन। जिसका जितना चार्ज आया है, चार्ज ऑन द आयन, ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसका हाइड्रोजन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो लिख लो, हायर द चार्ज ऑन द आयंस, हायर विल बी द हाइड्रोजन एनर्जी। हायर द चार्ज ऑन द आयंस, हायर विल बी द हाइड्रोजन एनर्जी। और ये लिखना ज़रूरी है कि यहाँ पे Z प्लस और Z माइनस होता है। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से F माइनस, O2 माइनस और N3 माइनस, तो अगर तुम इसमें देखोगे तो इसका चार्ज कम है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा इसका हाइड्रोजन एनर्जी, ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। अगर मैं इसी तरीके Cl माइनस, S2 माइनस और P3 माइनस की बात करूँ तो इसका इस तरीके से होगा। और लेट्स टॉक अबाउट लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ठीक है, इस पे ये चार्ज होगा। तो अगर तुम देखो चार्ज सबसे ज़्यादा इस पे है, तो ये इस तरीके से आएगा, Na प्लस, Mg2 प्लस और Al3 प्लस, ठीक है, ये रहेगा। गॉट इट। नाउ द थर्ड वन विल बी साइज ऑफ द आयंस, ठीक है, साइज ऑफ द आयंस। गॉट इट। अब साइज़ की बात करो,
जिसका जितना बड़ा साइज़ होगा तुमको लगेगा कि भाई उतने ज़्यादा आयंस उसके ऊपर आ सकते हैं, लेकिन क्या है साइज़ जो है, यूँ समझो जितना छोटा साइज़ होगा उतना स्ट्रॉन्ग उसका पुल होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो चार्ज होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसका चार्ज उतना ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो इस वजह से पुल ज़्यादा रहेगा। अगर पुल ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उससे जुड़ पाएंगे, और ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर उससे जुड़ पाए तो उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा और हाइड्रेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। क्लियर होगी बात? जितना बड़ा होगा उसका चार्ज उतना ही फैला होगा, अगर जितना फैला होगा तो उस वजह से उसकी जो अट्रैक्ट करने की क्षमता है वो कम रहेगी, है ना। आर पे भी तो डिपेंड करता है ना, देखो आर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो उतने ही अट्रैक्ट करने की क्षमता उसकी कम रहेगी, और जितनी कम रहेगी उससे उतना क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट गेट हाइड्रेटेड एज मच एंड इट्स हाइड्रेशन एनर्जी विल नॉट बी एज मच, ठीक है। तो उसमें लिख लो, लिखो साइज ऑफ द आयंस लिखा है, उसमें लिखो स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन हायर द हाइड्रेशन एनर्जी, स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन हाई, स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन हायर द हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका है ये, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें याद होगा जो मैंने आर बोला था टोटल, भाई लैटिस एनर्जी में लैटिस एनर्जी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r0, उसमें भी साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, याद होगी तुम्हें। लेकिन वहाँ पे r0 क्या था, r0 Le के केस में r0 वाज इक्वल टू r प्लस r माइनस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ये ध्यान रखना, क्लियर है, ठीक है। तो इसमें लिख लो, अगर मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम एंड सीजियम, इनके ऊपर सबके ऊपर +1 चार्ज होता है, ठीक है। तो साइज़ किस तरफ बढ़ रहा है, साइज़ इस तरफ बढ़ रहा है ना, साइज़ इंक्रीजेस। अगर साइज़ इधर इंक्रीज़ कर रहा है इसका मतलब एच ई इधर इंक्रीज़ करनी चाहिए या इधर डिक्रीज़ करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं इस डायरेक्शन में एच ई जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये, दिस इज़ व्हाट वी कैन से अबाउट दिस, गॉट इट। अच्छा, इसी तरीके से मैं बेरिलियम की बात कर लूँ, बेरिलियम 2+, मतलब तुम्हारे जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें भी अगर तुम देखोगे तो ये आएगा, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं O2- और S2- की, तो इसमें बड़ा ये है, तो ये हाइड्रोजन एनर्जी का वो होगा। और अगर मैं इनकी बात करता हूं F-, Cl-, Br- और I-, ठीक है, सब में चार्ज सेम है। और तुम्हारा साइज़ क्या है, साइज़ यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, तो साइज़ इधर बढ़ रहा है तो H इधर बढ़ेगी, सो इट विल बी लाइक दिस। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर जो मैंने साइज़ की बात करी है, ये जितने भी मैंने साइज़ेस की यहाँ पे बात करी है, ये सारे के सारे साइज़ेस उन आयंस के हैं जो कि अभी तक हाइड्रेट नहीं हुए हैं या फिर गैशियस स्टेट में, ठीक है, आयंस जो कि गैशियस स्टेट में। जब ये एक्वस स्टेट में होंगे तब इनके साइज़ेस डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो लिखो ऑन हाइड्रेशन द साइज, इसी के पार्ट में लिखना, ऑन हाइड्रेशन द साइज ऑफ द आयंस, ऑन हाइड्रेशन द साइज ऑफ द कैटायंस लिखना, ऑन हाइड्रेशन द साइज ऑफ द कैटायंस increases, size of the cations increases. The smaller the size, the higher the hydration and larger the size after hydration. भाई शुरुआत में जितना छोटा साइज़ होगा उसका उतना ही ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, उसका साइज़ उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा आफ्टर हाइड्रेशन, ठीक है। समझ में आ गया ना ये? तो ऐसे लिखो, smaller the size before hydration, higher the hydration and larger the size after
हाइड्रेशन। ठीक है, ये होता कैसे है, जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ लिथियम की, तो लिथियम का साइज़ मान लो ये है, और मैं बात करूँ Na की, लेट्स से इसका साइज़ थोड़ा डेफिनेटली बड़ा होगा, तो ये Na मान लो Na प्लस है और ये Li प्लस है। ठीक है, अब क्या है कि मैंने इस पर इसे दोनों को वाटर में डाल दिया, ऐसे समझो इसको, वाटर में डाला। अभी वाटर में डाला तो इसके, क्योंकि ये छोटा है तो इसके ऊपर कम आयन्स आएंगे, शुरुआत में देखोगे तो कम आयन्स आएंगे। तो लेट्स से कम सॉल्वेंट पार्टिकल्स इसके अराउंड आएंगे। ठीक है, तो पहली लेयर इसने ऐसी बना ली, तो इस लेयर में 4 ही H2O मॉलिक्यूल, H2O की अगर हम बात करें तो 4 H2O मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब इसके पास चार्ज तो सेम है लेकिन साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो ये भी खींचेगा, और साइज़ बड़ा है तो इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ H2O या सॉल्वेंट पार्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, इस केस में अगर तुम देखो तो ये 6 H2O पार्टिकल्स, तो तुम बोलोगे सर अभी आपने तो उल्टा बोला, यहाँ पे तो कुछ उल्टा हो रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, देखो यहाँ पे क्या है कि जब Na+ पे ये लेयर आ गई तो इसके बाद और H2O मॉलिक्यूल्स इसमें नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो इसका पुल है, द पुल ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी वीक ओवर हियर। क्यों? क्योंकि बहुत दूर हो चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर चार्ज उतना ही है और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, तो यहाँ पर तो उसने जितना करना था कर लिया एक लेयर में, लेकिन अब दूसरी लेयर भी बन सकती है इसके ऊपर, क्योंकि ये पुल निकाल सकता है, मतलब पुल दे सकता है इन सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, तो इसलिए सेकेंड लेयर भी बनाता है और ये थर्ड लेयर भी बनाता है। दैट मीन्स ये मल्टी लेयर्स बनाता है और ये सिंगल लेयर बनाते हैं। ठीक है, तो सिंगल लेयर होने की वजह से इसका साइज उतना नहीं बढ़ता जितना इसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो लिखो ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज इन Li+ आयन, due to the concentration of Li+ ion, due to the concentration of positive charge on the Li+ ion, it is able to attract the solvent particles more strongly as compared to Na+, more strongly as compared to Na+. In the first layer, Li+ is able to gather only 4 molecules of H2O, while Na+ is able to gather 6 molecules of H2O, while Na+ is able to gather 6 molecules of H2O. But since the charge on Na+, is since the size of Na+ now is big, the attraction of the Na+ ion on the other H2O molecules is no longer strong. ठीक है ना, अभी स्ट्रॉन्ग नहीं बचा, 6 आ चुके हैं, अब साइज इतना आ गया है, साइज बढ़ गया तो डिस्टेंस भी बढ़ गया, अब इसका पुल नहीं बचा उतना। अब क्योंकि पुल नहीं बचा तो क्या होगा, दे विल नॉट बी एबल टू कम। ठीक है, सिंस बिकॉज ऑफ दिस फर्दर देर इज़ नो एडिशन ऑफ H2O molecules on Na+, further there is no addition of H2O molecules on Na+, hence the size remains constant, it forms only single layer. ठीक, इसी चीज़ को अगर तुम यहाँ पे देखो तो पहला लेयर बना, छोटा बना, लेकिन फिर भी इसके पास गुंजाइश है, तो इसने 2 लेयर और बना ली, तो देख रहे हो मतलब वेगली ये थोड़ा सा बड़ा है इससे। गॉट इट? तो इस पर्टिकुलर पार्ट को तुम लिख लेना। ठीक है, इसमें बस ये लिख लेना कि भाई अगर Li+ की बात करें तो Li+ जब गैसियस फॉर्म में था तो इसका साइज़ जो था वो छोटा था Na+ से, लेकिन जब ये हाइड्रेट हो गया तो इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया, सॉरी नॉट दिस, एक्वस। ठीक है जी, तो लिखो स्मॉलर आयन क्रिएट्स मल्टीपल लेयर्स and causes more hydration. Smaller ion creates multiple layers and causes more hydration, hence higher hydration energy is released. अब एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे साइज़ की बात हो रही है, एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें,
एप्लीकेशंस ऑफ HE। ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही है। देख तो ऐसा है कि साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयन, जो अभी हम बात कर ही रहे थे, इसमें लिखो स्मॉलर द साइज ऑफ द गैसियस आयन, स्मॉलर द साइज ऑफ द गैसियस आयन, जो मैंने अभी कराया बेसिकली वही है, बस मैं लिखवा रहा हूँ अभी, कुछ और इसमें और करवाऊंगा नहीं। देखो स्मॉलर द साइज ऑफ द गैसियस आयन, स्मॉलर द साइज ऑफ द गैसियस आयन, larger will be the size of, larger will be the size of, yeah, larger will be the hydration, not high size of, larger will be the hydration, hence larger will be the size of the hydrated ion, hence larger will be the size of hydrated ion। ठीक है, तो इसका साइज इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। कूल। नाउ लेट्स टॉक, ये तो फर्स्ट था कौन सा, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस का जो साइज़ है वो कैसे हम पता करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और सेकेंड इज मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी कहते हैं इसको। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी, आयंस की मोबिलिटी, आयंस कैसे मूव कर पा रहे हैं। भाई देखो, करंट जो होता है, करंट तुम्हारा आयंस या चार्जेस के मूवमेंट से होता है। मेटल्स में वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स में होता है, और जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें आयंस के मूवमेंट से होता है। ठीक है जी। अब आयन जितना हल्का होगा या जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना फास्ट मूव कर पाएगा। क्लियर होगी बात। और जितना भारी होगा या जिसके ऊपर जितना कम चार्ज होगा वो उतना ही स्लो मूव कर पाएगा। तो आयनिक मोबिलिटी सामने सामने दिख रही है कि किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो लिख लो इसमें, मोबिलिटी इज, मोबिलिटी लिखो, मोबिलिटी। अभी तो मोबिलिटी के बारे में लिख लो, अभी तो जो मैंने बताया वो कंडक्टिविटी के बारे में था। मोबिलिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द आयन। हाइड्रेटेड आयन, नॉट आयन। ठीक है, साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयन, ध्यान रखना, साइज ऑफ द आयन मत लिखना, हाइड्रेटेड आयन। भाई देखो, अगर तुम इसकी बात करोगे तो ये तो कम है, छोटा है इससे, तो इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली में अगर जब ये हाइड्रेट हो जाता है तो इसकी मोबिलिटी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू Na+। ठीक है, ओके। थर्ड इज लिखो कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या है, मोबिलिटी के प्रोपोर्शनल है। तो लिखो इसमें कंडक्टिविटी, लिखो कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, हायर द मोबिलिटी ऑफ आयंस, हायर द कंडक्टिविटी, हायर द मोबिलिटी ऑफ आयंस, हायर द कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयंस, दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। भाई देख, हाइड्रेटेड आयन का जो साइज है वो जो प्रीवियस साइजेस को ऑपोजिट हो जाता है ना। भाई जो जितना छोटा होगा बिफोर हाइड्रेशन वो उतना ही बड़ा हो जाता है आफ्टर हाइड्रेशन। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनहाइड्रेटेड आयन। ठीक है, अनहाइड्रेटेड आयन। ठीक है जी, तो लिख लो इसमें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूँगा तो Na+ की जो कंडक्टिविटी होगी वो Li+ से ज़्यादा होगी फॉर श्योर। क्लियर होगी ये बात। ठीक है जी, ये तो तुम्हारी एप्लीकेशन होगी, बहुत जल्दी निपट गई। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। सी, ये पूरी की पूरी जो हमने पढ़ा, हाइड्रेशन एनर्जी, कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे हैं और इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो आया है, सॉल्युबिलिटी कैसे डिटर्मिन करोगे, सॉल्युबिलिटी कैसे डिटर्मिन करोगे। तो अगर किसी सॉल्ट को, या सॉरी सॉल्ट नहीं, अगर किसी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व होना है, उसका मतलब क्या हुआ। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहले वो आयनिक फॉर्म में रहेंगे, सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, एंड व्हाट विल हैपन, दे विल ब्रेक अवे और वो सॉल्वेंट के अंदर गुम हो जाएंगे। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड।
ठीक है, क्लियर होगी ये बात। तो एसेंशियली प्रोसेस यही हुआ भाई। अगर हम देखें तो प्रोसेस को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे m प्लस एक्स माइनस करके कोई सॉल्ट है हमारे पास, ये क्या है तुम्हारा सॉलिड में है, और एसेंशियली ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, m प्लस एक्वस प्लस एक्स माइनस एक्वस। इस तरीके से मैं m प्लस m माइनस ही ले रहा हूँ भाई, यहाँ पे mn प्लस और mn माइनस कुछ भी हो सकता है। ये तो सिंपल एक सॉल्ट लिया तो मैंने m प्लस एक्स माइनस कर दिया। तो भाई अगर तो मैं देखूँ एसेंशियली तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, मैं इसको तोड़ सकता हूँ इन दो पीसीज में या इन दो प्रोसेसेस में तोड़ सकता हूँ, ठीक है। और फिर ये वाला, तो ये वाला प्रोसेस क्या होता है, सॉलिड क्रिस्टल को, या इनफैक्ट इसको ऐसे समझो, गैशियस आयन से सॉलिड क्रिस्टल बनना, ये तुम्हारा लैटिस बनने वाला प्रोसेस है जिसमें लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। मैं उल्टा प्रोसेस बोल रहा हूँ कि सॉलिड क्रिस्टल से गैशियस आयंस बनना, इसका मतलब हमें यहाँ पर लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब ये प्रोसेस जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लैटिस एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, ये क्या है तुम्हारा आयंस हो गए। अभी आयंस को तुम क्या कर रहे हो, हाइड्रेट कर रहे हो, तो आयंस को हाइड्रेट करने वाला जो प्रोसेस होता है वो हाइड्रेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक। इसमें तो एनर्जी रिलीज होती है, अगर एनर्जी रिलीज होगी तो हम क्या कहेंगे, दैट एनर्जी इज हाइड्रेशन एनर्जी, और ये रिलीज होती है। तो एक एब्जॉर्ब हो रही है, एक रिलीज हो रही है। अगर रिलीज होने वाली एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी से ज़्यादा है तब तो हम कह सकते हैं भाई पूरा का पूरा ओवरऑल प्रोसेस जो है वो पूरा ओवरऑल जो प्रोसेस है वो क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक है और फिजिबल होगा, ठीक है। और इस वजह से जो जिस भी सॉल्ट के लिए नेट एनर्जी रिलीज हो रही है वो सॉल्युबल होगा, और जिस भी सॉल्ट के लिए या जिस भी आयनिक कंपाउंड के लिए ये नेट प्रोसेस की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी या एब्जॉर्ब हो रही होगी, तो वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो इसको दोबारा से बोल देते हैं, ये एक प्रोसेस है, इसको मैंने दो प्रोसेस में बांट दिया। तो हेसिस लॉ क्या कहता है, जब दो प्रोसेसेस को तुम ऐड करते हो तो नेट जो प्रोसेस आता है तो इन दोनों की जो एनर्जी होगी वही इसकी एनर्जी होगी। तो नेट एनर्जी क्या होगी इसकी, ठीक है, इसकी नेट एनर्जी होगी प्लस LE माइनस HE, है ना, इस प्रोसेस की जो एनर्जी होगी। अगर ये एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है, अगर ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक, तो ये सॉल्युबल होगा। अगर ये एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही है तो ये इनसॉल्युबल होगा। इतना ही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लिखो, इसमें तुम ये लिख सकते हो कि इफ़ नेट एनर्जी इज़ रिलीज्ड, ठीक है, नेट एनर्जी रिलीज़ को तुम कैसे लिख सकते हो कि भाई HE का जो मोड है वो ग्रेटर देन है LE के मोड से। भाई ये तो पॉजिटिव होने वाला है, उल्टे में ले रहे हैं ना, ये तो पॉजिटिव होने वाला है, ये नेगेटिव होगा, इसका मॉड ले लेंगे पॉजिटिव। तो अगर ये ज़्यादा होगा इससे तो हम कह सकते हैं नेट एनर्जी रिलीज है, दैट मीन्स MX इज़ सॉल्युबल, ठीक है। किसी भी सॉल्ट के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमने MX लिया है, मैंने इसलिए मैं MX का बोल रहा हूँ। इफ़ नेट इज़ एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या हुआ कि ये इससे ज़्यादा है, तो मतलब अगर HE इज़ लेस दैन LE, दैट मीन्स MX इज़ इनसॉल्युबल। इतना ही हमें जानना होता है। ये तो पूरी की पूरी जो कवायद थी, इतना सारा कुछ हमने किया, वो सब इसी के लिए किया था, ठीक है। लिख लो इसमें डिटर्मिनेशन, हेडिंग डाल लेना, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ solubility of ionic compounds, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। क्लियर होगी बात। तो ये लिख लो। अब इसमें एग्जांपल अगर तुम्हें देखना है तो जैसे एग्जांपल इसमें कैसे कैसे आ सकते हैं। एग्जांपल है तुम्हारा ये, जैसे आएगा तुम्हारा कि भाई BeSO4 सॉल्युबल होता है, इज़ सॉल्युबल बट BaSO4 इज़ नॉट, BaSO4 इज सॉल्युबल बट BaSO4 इज़ नॉट, तो इज़ नॉट, अच्छा, बट BaSO4 इज़ नॉट, ठीक है, इस तरीके से है। गॉट इट। तो ये इस टाइप का एक जो तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या है, ये सॉल्युबल है लेकिन ये नहीं है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या है
कि भाई इसकी जो लैटिस इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो उसकी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा है, इस वाले में ऐसा नहीं है, इसमें लैटिस एनर्जी इज़ मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी। वो कैसे होगा वो हम देखेंगे, बट बेसिक तो यही हुआ ना। इसके बेसिस पे अगर हमें ये पता है ऑलरेडी कि ये ज़्यादा ये सॉल्युबल है, ये नहीं है, इसका मतलब इस वाले के लिए तो ये वाला केस हो गया, इस वाले के लिए ये वाला केस हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हो HE का मॉड जो है वो ग्रेटर देन LE है, एंड इसके लिए क्या है, HE का जो मॉड है वो लेस देन है LE। क्लियर होगी बात? तो दिस इज़ अनदर क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें एक सॉल्युबल है, एक सॉल्युबल नहीं है। एक क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि एक ज़्यादा सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल है। जैसे फॉर एग्जांपल AF की बात करो, ऐसी रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। AF कोई एक कैटायन है A, AF इज़ मोर सॉल्युबल देन ACl। ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है। तो इसमें क्या हम कह सकते हैं? ठीक है जी, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जो ये मॉड है, जैसे इनके सॉरी इसके लिए जो HE और LE का डिफरेंस है उसका मॉड, और इसके लिए जो HE LE का डिफरेंस है उसका मॉड, वो दोनों में ये ज़्यादा है। मतलब HE माइनस LE ये जो है दिस इज़ ग्रेटर दैन, मतलब AF इज़ ग्रेटर दैन क्लियर है? अगर किसी के लिए HE माइनस LE नेगेटिव हो गया तो सॉल्युबल ही नहीं होगा ना। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सिंपल आ गया। अच्छा, इसका जनरल रूल दे देता हूँ। जनरल रूल क्या होता है वो बताते हैं। ठीक है, ये क्लियर होगी? जनरल रूल क्या है वो देखते हैं। लिखो जनरल रूल। जनरल रूल क्या है भाई इसका? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं ClO4 और KClO4, ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा कौन कम, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते हैं। भाई देखो, चार्ज की अगर हम बात करें, दोनों में चार्ज सेम है। इस पर Na प्लस है, इसमें ClO4 माइनस है, K प्लस है, ClO4 माइनस है, तो चार्ज की तो कोई बात ही नहीं। वाटर दोनों में सेम यूज़ हो रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट दोनों में सेम आ गया, तो दो फैक्टर सेम हो गए। अब क्या बचा? साइज़। साइज़ में अगर देखें तो अनायन का साइज़ सेम है, कैटायन का साइज़ क्या है? इसमें छोटा है, इसका बड़ा है। तो इसमें अगर तुम देखो तो एनायन के बेसिस पे हम कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में जो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ दिस, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ दिस वो सेम रहेगा। जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ से आएगा? वो इससे आएगा, इसका हाइड्रेशन या इसका हाइड्रेशन। ये छोटा है, दोनों का चार्ज सेम है ना, ये छोटा है तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, तो टोटल नेट हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, तो सॉल्युबिलिटी भी इसकी ज़्यादा होगी। इसमें हाइड्रेशन एनर्जी इसकी कम होगी, तो टोटल सॉल्युबिलिटी भी इसकी कम होगी। क्लियर होगी बात? तो इसको देखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है? इसमें डेफिनेटली तुम लिख सकते हो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस, अगर मैं सॉल्युबिलिटी लिखूँ, ठीक है, तो इसमें लिख लो while deciding solubility, ऐसे लिखो, while deciding solubility always look for this, always look for the size difference, not this, the size difference, always look for the size difference। ठीक है, size difference, ये तुम्हारा size difference हो गया। अगर हम इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे देखें तो R माइनस दोनों केसेस में सेम है, R प्लस क्या है? इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो ये जो डिफरेंस होगा वो इसके केस में ज़्यादा होगा, इसके केस में कम होगा। तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं दैट HE इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज डिफरेंस, साइज डिफरेंस, या यूँ कह लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R प्लस माइनस R माइनस।
ठीक है, तो आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो लिख लो इसमें। अब इसी को एग्जाम्पल के तौर पे एक ले लेते हैं। अच्छा, इसको लिख लो पहले। लार्जर द साइज बिटवीन, लार्जर द साइज डिफरेंस, लार्जर द साइज डिफरेंस बिटवीन द कैटायन एंड द एनायन, कैटायन एंड द एनायन के बीच में जो साइज डिफरेंस है वो ज़्यादा है। भाई ये बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो साइज डिफरेंस है वो तो पॉजिटिव आएगा ना। लिखो लार्जर द साइज डिफरेंस बिटवीन द कैटायन एंड द एनायन, हायर विल बी द सॉल्युबिलिटी, हायर एच क्यों लिख रहा हूँ यार, सॉल्युबिलिटी आएगा यहाँ पे, हायर विल बी द सॉल्युबिलिटी, हायर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड, हायर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड। तो जैसे एग्जांपल के अगर इसमें देखें, यहाँ पर इसको प्रूव करना है, कैसे करेंगे देखो। लैटिस एनर्जी जो होती है वो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r0, और r0 को हम कैसे लेते हैं, r प्लस r माइनस, ठीक है। अच्छा, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r0, लेकिन 1/r0 क्या होता है, 1/r प्लस 1/r माइनस। क्लियर है? इन दोनों के रेसिप्रोकल के 1/r0 इज इक्वल टू दिस। गॉट इट? अच्छा, अब एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि कैटायन सेम है, कैटायन सेम है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे चलो इसको बात, सॉरी, सॉल्युबिलिटी यहाँ पे आ गई। अब इसी चीज़ को प्रूव करने का समय आ गया। कैसे करेंगे देखो, जस्ट अ सेकेंड। कैटायन सेम है और इसमें कैटायन का साइज़ जो है, अगर मान लो कैटायन साइज़, या यूँ कह लो r प्लस इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r माइनस, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि दैट r प्लस r माइनस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है कितने, r प्लस के, क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल हो गया इसके सामने। और 1/r प्लस विल बी वेरी वेरी लेस देन 1/r माइनस, क्योंकि जब ये छोटा है इससे तो इनका रेसिप्रोकल इसके रेसिप्रोकल से छोटा होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर ये बता रहा है तो यही चीज़ ये भी बता रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन एंथैल्पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r माइनस है, ठीक है। इसके बेसिस पे तुम क्या कह सकते हो कि दैट लैटिस एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस। तो लैटिस एनर्जी तो क्या है, 1/r प्लस के प्रोपोर्शनल है, और हाइड्रोजन एनर्जी यहाँ पे 1/r माइनस के प्रोपोर्शनल है। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आई एम रिपीटिंग दिस क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहाँ तक तुमको क्लियर हो गया था कि भाई ऐसा साइज डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। अब लैटिस एनर्जी ये होती है, हाइड्रोजन एनर्जी ये होती है, हमें पता है। मैं कह रहा हूँ कि हमने एक ऐसा केस लिया जिसमें कैटायन इज़ द सेम, है ना, और r प्लस इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r माइनस, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, r प्लस r माइनस इज़ समवॉट सिमिलर टू r प्लस ओनली, और उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि हमने Li को ऐसे लिखा था। तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं इस केस में। इस चीज़ को हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि r 1/r प्लस वेरी वेरी लेस देन 1/r माइनस, क्योंकि जब ये है ट्रू तो ये भी ट्रू होगा। गॉट इट? ये आ गया, वो आ गया, ठीक है जी। अब अगर हम एग्जांपल लें BaF2 का और BaI2, मतलब यहाँ पे BaCl2 भी है और BaBr2 भी है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें जो साइज़ ऑफ कैटायन है वो बहुत बड़ा है, ये सेकंड पीरियड में, ये सिक्स्थ पीरियड में, ठीक। तो अगर हम देखेंगे तो ये बहुत बड़ा साइज़ डिफरेंस है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली यही वाली सिचुएशन लग सकती है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर हमने कैटायन सेम कर दिया तो लैटिस एनर्जी तो कांस्टेंट हो गई, लैटिस एनर्जी तो कांस्टेंट हो गई। अगर लैटिस एनर्जी कांस्टेंट हो गई तो अब डिसाइड किससे होगा, सॉल्युबिलिटी डिसाइड किससे होगी, हाइड्रेशन एनर्जी से, ठीक है। और हाइड्रेशन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एनायन। तो साइज़ जहाँ पर छोटा होगा वहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और जहाँ हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर साइज़ की बात करें, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। अगर साइज़ इस तरफ इंक्रीज़ करेगा तो इस तरफ साइज़ हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, और जिस तरफ हाइड्रोजन एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है उधर सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि ये लैटिस एनर्जी तो कांस्टेंट है ना, हाइड्रोजन एनर्जी कैसी होगी, वो घट रही है। दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी डिक्रीजिंग, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजिंग। गॉट इट?
ठीक है जी, ओके 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 ओके। चलो अब लेट्स टॉक अबाउट, कितना टाइम हो गया? 50 मिनट्स है, वी स्टिल हैव 10 मिनट्स मोर। ठीक है जी, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। नाउ टाइप्स ऑफ आयंस लिख लो, ये आगे भी काम आएंगे, इसी चैप्टर में नहीं आगे भी काम आएंगे। तो लिख लो टाइप्स ऑफ आयंस, जो कैटायंस होते हैं बेसिकली, ऐसे लिखना। टाइप्स ऑफ अनायंस लिखना, क्यों? क्योंकि इसके बाद में जो तुमको बताने वाला हूँ उसमें काम आएगा। समथिंग कॉल्ड फजान्स रूल, ठीक है, फजान्स रूल। ठीक है, ये फजान्स रूल क्या है वो हम देखेंगे, बट पहले देखो टाइप्स ऑफ कैटायंस लिखो। टाइप्स ऑफ कैटायंस, ये इसमें नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है तुम्हारा, ये जो यहाँ हेडिंग लिखी है दिस इज ओवर नाउ। ठीक है, तो अच्छा ये चार्ज, ये आयंस कितने प्रकार के होते हैं? ये पहला होता है जिनका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अगर मैं 1s2 की बात करूं तो जैसे हो गया तुम्हारा Li प्लस Be2 प्लस B3 प्लस। ठीक है, ये तुम्हारे आयंस हो गए, या H माइनस, ये सारे। कुछ होते हैं NS2, NP6। एक्चुअली में किसी भी इनर्ट गैस में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ये हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो Na प्लस को लिख सकते हैं, Mg2 प्लस को लिख सकते हैं, K प्लस को लिख सकते हैं, कैल्शियम 2 प्लस, बाकी बहुत सारे ऐसे हैं, इन सब के लिए बारे में हम लिख सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट B2 प्लस को दे रहा है, Al3 प्लस के लिए हम लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो गए। तो दो प्रकार के हो गए तुम्हारे इनर्ट गैस में ही, दो प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन हो गए। सेकेंड होता है तुम्हारा सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम PIGC कहते हैं। ठीक है ना, PIGC, ये IGC था, ये PIGC है, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है कि अगर इस तरीके का कोई कॉन्फ़िगरेशन हो, NS2 NP6 और ND10। जैसे अगर मैं Zn की बात करूं तो Zn में क्या होता है, लास्ट में या इसके वो लिखूं तो 3s2 3p6 4s2 भरता है और फिर 3d10 होता है। तो अगर मैं, क्योंकि ये तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो मैं कहाँ से निकालूंगा भाई, यहाँ से निकालूंगा ना, ये निकल गए। अब क्या बचा यहाँ पे, 3s2 3p6 3d10। तो तुम देख रहे हो कि ये सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें एग्जाम्पल में तुम लिख सकते हो Zn2 प्लस CD2 प्लस Hg2 प्लस Cu प्लस Au Ag प्लस Au प्लस एंड गैलियम 3 प्लस। ठीक है ना, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट वन इज़ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। किसी किसी का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसा होता है भाई, जैसे Fe3 एक्सेप्शनल, Fe3 प्लस, ये स्टेबल होगा। Fe3 प्लस का मतलब क्या हुआ, अगर Fe3 प्लस को तुम देखो तो इसके 26 होते हैं, जैसे CD6 होगा और 4s2 होगा, ये Fe हो गया। अगर मैं Fe3 प्लस की बात करूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3d5 4s0। तो तुम देख रहे हो कि ये एक्सेप्शनली स्टेबल है। 3d5 इज़ अ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, तो ये सेव है, सेव नहीं है, इट इज़ क्या बोलेंगे, मोर स्टेबल। सेफ क्यों बोल रहा हूँ मैं, मोर स्टेबल। ठीक है, तो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन इन सब का होता है। इसमें क्या क्या आएगा, ये आएगा Mn2 प्लस आएगा, Ti2 प्लस आएगा, V2 प्लस आएगा, Cr2 प्लस आएगा, Fe। ठीक है, तो Cr2 प्लस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयंस विद NH2 कॉन्फ़िग। कुछ आयंस होते हैं जिनका NH2 कॉन्फ़िग, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले होते हैं, ये सारे के सारे इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले हैं। देखो आयंस विद NH2 कॉन्फ़िगरेशन, आयंस विद NH2 कॉन्फ़िगरेशन। फोर्थ इज आयंस विद NS2 कॉन्फ़िग। ठीक है जी, आयंस विद NH2 कॉन्फ़िगरेशन कौन, जैसे Pb2 प्लस, Pb2 प्लस का मतलब क्या हो गया, N Pb इज़ इन
ठीक है, ये हो जाएगा 6s2। ठीक है, तो इसमें तुम देखो ये लिख लेना इसका ड्यू टू इनर्ट गैस इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट गैस इफेक्ट बता दिया था तुम्हें कि नहीं? इनर्ट पेयर, नॉट इनर्ट गैस, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अच्छा, अभी तक तुम्हें शायद इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं बताया। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं Sn की और Pb की, ये 14th ग्रुप में लाई करते हैं। ठीक, तो इसमें अगर मैं इसका देखूंगा क्या आएगा, 5s2 5p2। ठीक है, ये हो जाएगा 6s2 6p2। हाँ है ना, क्लियर इनफ, सिंपल है। अब अगर तुम इसकी बात देखो, यहाँ पर 5s2 में यहाँ तक तुम्हारे पास कोई लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। 5th वाले पीरियड में कोई लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, 6th वाले पीरियड में है। क्योंकि यहाँ पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो ये इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होंगे टुवर्ड्स देयर न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होंगे तो दे विल बी एबल टू मूव आउट। तो मतलब Sn4+ काफ़ी स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी लग चुका है। इस वजह से ये जो S वाले आयन इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये ज़्यादा पुल्ड होंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास हो गए। ये कम पास थे, ये ज़्यादा पास थे, ये कम पास है, इसका मतलब ये ज़्यादा आसानी से निकल सकते हैं। तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, Sn4+ ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें ये तो आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन इनको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। निकल तो ये भी जाएंगे लेकिन ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर हम ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो इसका सीधा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि जो Pb4+ है वो उतना स्टेबल नहीं होगा, वो उतना स्टेबल नहीं होगा। तो हमेशा क्या होता है, जब भी हम 5th से 6th ग्रुप में जाएंगे इन योर P ब्लॉक, वहाँ पर हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं बताया, अभी के लिए लिख लो, इज़ या हाँ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ more stable for period P6 elements। ठीक है, तो आर वी क्लियर? सिंपल इनफ। सो दिस इज दिस प्रीटी मच अबाउट इट। ये दिस 14 ग्रुप, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है, इतना तो समझ में आ गया। तो अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसमें। इसमें एग्जाम्पल क्या है, ये हो गए। और फिर लास्ट होता है पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस जो होंगे जैसे NH4+, ठीक है, ये कटायन हो गया, PO4 3-, ये अनायन हो गया, SO4 2-, ये भी अनायन हो गया, NO3-, NO2-, ये सारे के सारे पॉलीएटॉमिक आयंस हो गए। ठीक है, तो आयंस जो होते हैं इतने अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसमें तो और भी तुम लिख सकते हो, SO3 लिख सकते हो, CO3 लिख सकते हो। तो ये सारे के सारे कटायंस नहीं, जैसे आयंस कर दो, क्योंकि इसमें लास्ट में हम उनकी बात भी कर ही रहे हैं। तो आयंस लिख लो। ठीक, क्लियर होगी बात? अच्छा, हाउ मच टाइम वी हैव? ठीक है, ऑलमोस्ट एन आवर इज़ गॉन बाय। और अभी जो मैं टॉपिक उठाने वाला था वो थोड़ा बड़ा है, आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट। कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, कोवेलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर हमने जब जाना था, भाई तुमने अभी इसी चैप्टर की शुरुआत में आयनिक कैरेक्टर की बात करी थी, उसमें हमने एक फार्मूला निकाला था, याद आया? तो वो जो आयनिक कैरेक्टर का फार्मूला निकाला था वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है या क्वांटिटेटिव अप्रोच थी टू नो द आयनिक और द कोवेलेंट कैरेक्टर। ये चीज़ हमने पहले भी बात करी है कि कोई भी बॉन्ड एक्सेप्ट फॉर होमोएटॉमिक बॉन्ड्स, है ना, होमोएटॉमिक कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता है। अब क्योंकि ऐसा है, इसका मतलब कुछ तो उसमें आयनिक परसेंटेज होगी या कुछ तो उसमें कोवेलेंट परसेंटेज होगी। तो हमें जानना तो है कि उसमें आयनिक परसेंटेज कितनी है या कोवेलेंट परसेंटेज कितनी है। तो
एक तरीका तो जो हमने क्वांटिटेटिव देखा था वो पहले हो चुका है कि उसमें एग्जैक्ट परसेंटेज बता देते हैं कि भाई ये परसेंटेज अगर होगी तो बॉन्ड इतना आयनिक होगा और इतना कोवेलेंट होगा। लेकिन अगर हमें सिर्फ क्वालिटेटिवली जानना हो विदाउट कैलकुलेटिंग, जस्ट बाय लुकिंग एट दी फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला देख के अगर हमें ये जानना हो कि उसमें कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, भाई अगर मान लो मैं कहता हूँ कि इसमें 10% कोवेलेंट कैरेक्टर है तो इट्स अंडरस्टूड कि उसमें 90% आयनिक कैरेक्टर होगा। सिंपल है। अगर मैं कहता हूँ 20% कोवेलेंट कैरेक्टर है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि उसमें 80% आयनिक कैरेक्टर होगा। या फिर मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये जो रूल्स हैं, ये जो लॉज है, फजान्स रूल्स हैं, ये तुम्हारे कोवेलेंट कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, तो हम उसी पे बात करेंगे कि द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड वो कैसे डिसाइड होता है। तो दिस इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड फजान्स रूल। तो फजान्स रूल में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है पोलराइजिंग पावर और एक होती है पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। टुमारो यू विल हैव अनदर लेक्चर एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट लाइव लेक्चर्स। ठीक है, लाइव लेक्चर्स होंगे, एक एक घंटे के होंगे, हो सकता है थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगा, उसके बारे में आज मैं तुम सबके साथ लाइव करता हूँ। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।